छत्तीसगढ़ को जो एक सबसे अलग पहचान दिलाती है वो है छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति। तो ये बेईमानी होगी। करीब 600 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास को सहेजे हुए बस्तर दशहरा इस बार विवादों में रहा। तो वही एक विवाद राज्य शासन और उन आदिवासियों के बीच हो गया, या ऐसी क्या घटना हो गई कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खुद बस्तर आना पड़ गया। छत्तीसगढ़ वन संपदा और खनिज से परिपूर्ण राज्य, जिसे पूरे विश्व भर में पहचान उसके टीन और उसके लौह अयस्क से होती है। पर क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी वन संपदा और खनिज से है? अगर मैं इस बात को कहूं तो ये बेईमानी होगी। पर मैं ये मानता हूं कि छत्तीसगढ़ की पहचान, या यूं कहे छत्तीसगढ़ को जो एक सबसे अलग पहचान दिलाती है वो है छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और परंपरा। और इस लोक संस्कृति और परंपरा में अगर एक सबसे प्रथम स्थान कहा जाए तो वो है बस्तर का दशहरा। करीब 600 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास को सहेजे हुए बस्तर दशहरा इस बार विवादों में रहा। विवाद इस बात का कि एक समाज ने अपने 1966 से स्थगित की गई परंपरा को वापस जीवित करने की बात कही। तो वही एक विवाद राज्य शासन और उन आदिवासियों के बीच हो गया जो इस परंपरा को जीते हैं। या ऐसी क्या घटना हो गई कि केंद्रीय गृह मंत्री शाह को खुद बस्तर आना पड़ गया। हम उन सारे चीजों पर चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि जिस बस्तर दशहरा जो आज विवाद में है वो बस्तर दशहरा का इतिहास क्या है, उसकी क्या क्या परंपराएं हैं, क्या क्या उसका महत्व है और किन किन विधियों से इस दशहरे को पूर्ण किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करने वाले हैं बस्तर दशहरे की और पूरे उसके विषय में हम जानकारी आपसे साझा करने का भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उस विवाद से जो इस वीडियो के टाइटल बन गया। बस्तर दशहरा 2025 में प्रमुख रूप से दो विवाद देखे गए। पहला विवाद पटेल समाज से था। पटेल समाज की मांग थी कि 1966 में उनकी जो एक परंपरा थी जिसमें राज परिवार के सदस्य रथ पर चढ़ते थे वो 1966 से रोक दिया गया था। उनकी मांग थी कि इस प्रथा को वापस बहाल किया जाए और राज परिवार के सदस्यों को रथ पर बैठने दिया जाए, जिसके बाद से यह मामला लंबित है। ना राज परिवार की तरफ से ना पटेल समाज की तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई। दूसरा विवाद आदिवासियों और वन विभाग के बीच आया, जहां पर आदिवासियों ने डिप्टी रेंजर पर यह आरोप लगाया कि रथ के लिए जब वो लकड़ी काट रहे थे उस वक्त रेंजर ने उनसे अभद्रता की, जिसके बाद से शासन और प्रशासन ने शांति बनाने के लिए प्रयास किया और शांति बनाने में कायम भी रहे। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा मुरिया दरबार के लिए था। मुरिया दरबार आमतौर पर एक जन समस्या निवारण का दरबार होता है, जिसे हम और ब्रीफिंग से समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर दशहरे के परिचय को लेकर। तो यह माना जाता है कि छत्तीसगढ़ का जो दशहरा है, या माफी चाहूंगा, बस्तर का दशहरा है, वो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा और विशिष्ट पर्व है। इस चीज को ध्यान रखिए कि बस्तर का दशहरा छत्तीसगढ़ का लंबा और सबसे विशिष्ट पर्व है। इसकी शुरुआत आमतौर पर हरेली तिहार तिथि की बात करूं तो श्रावण अमावस्या से प्रारंभ होती है, जो कि 75 दिन चलता है और इसका समापन अश्विनी शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को होता है। अब इस चीज को एक चीज ध्यान रखना कि ये जो तिथि प्रारंभ और समापन है, ठीक, ये आपका चलता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, जिसमें तिथियां आगे भी होती है पीछे भी होती है, कई बार एक ही दिन में दो तिथियां भी होती है।
ऐसी परिस्थिति में ये जो 75 दिन है ये कभी एक ज्यादा भी हो जाते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं, पर यह मान्यता है कि अगर तिथि सामान्यता एक दिन एक तिथि रहे तो यह पर्व 75 दिन का है। वरना अक्सर आप इस बात पे उलझ जाएंगे कि कभी तो दशहरा 113 दिन चला, कभी दशहरा 73 दिन चला। इस चीज से आपको बचना है। ठीक, अब ये जो है माता दंतेश्वरी की आराधना के रूप में मनाया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिए कि बस्तर दशहरा में रावण का दहन नहीं होता, उसमें रथ यात्रा निकलती है और इसे दंतेश्वरी, बस्तर की जो कुल देवी है माता दंतेश्वरी, उसकी आराधना के रूप में लिया जाता है। यह केवल धार्मिक उत्सव नहीं है बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रशासनिक महत्व वाला पर्व है। अब इस चीज को समझिए कि दशहरा एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये क्या है, ये बस्तर की सामाजिक, मतलब सभी आदिवासी और सभी जाति के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सांस्कृतिक, जहां पर विभिन्न समाज के लोग, विभिन्न जातियों के लोग अपने नृत्य को, अपने गीत को, अपने संगीत को प्रस्तुत करते हैं। दूसरा चीज ऐतिहासिक, 600 साल से जिसका इतिहास हो, ऐसा पर्व अपने आप में बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक होता है। इसके साथ ही प्रशासनिक महत्व वाला, प्रशासनिक महत्व आपका मौर्य दरबार से है। ठीक, मैंने आपको पहले भी बता दिया, यह रामलीला नहीं होती बल्कि देवी आराधना, रथ यात्रा और जनजातीय संस्कृति का समायोजन देखने को मिलता है। अब बस्तर दशहरा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो शुरुआत है वो 14 से 8 से 1439 के बीच माना जाता है कि 14 से 8 से 1439 ईस्वी के बीच में इसकी शुरुआत की। शुरुआत किसने की? काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव ने। इसकी एक कहानी भी है कि राजा जगन्नाथपुरी गए थे, जगन्नाथपुरी के राजा ने वहां से प्रसन्न होकर रथपति की उपाधि दी और रथपति के बाद राजा ने अपने 12 चक्के वाले रथ में से 4 चक्के वाला रथ जगन्नाथ भगवान को और 8 चक्के वाला रथ अपनी कुल देवी अर्थात माता दंतेश्वरी को समर्पित कर दिया। और वहीं पे ये है कि राजा ने, जो जगन्नाथपुरी गए थे, उन्होंने जगन्नाथपुरी की एक प्रतिमा बस्तर में भी स्थापित की। ठीक, अब इसका जो है वो पुराने शिलालेख और राजकुली दस्तावेज इस पर्व की राजकीय और सामाजिक महत्व की पुष्टि करते हैं। मैंने आपको एक कहानी भी सुना दी जिससे आपको ने, जब आप इतिहास पढ़ते होंगे छत्तीसगढ़ का, उसमें आपको ये स्पष्ट नजर आता होगा। ज्यादा होगा तो इतिहास में बस्तर के काकतीय वंश के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद राज व्यवस्था में भूमिका है। राज व्यवस्था में क्या भूमिका है कि दशहरा सामुदायिक एकता और प्रशासनिक नियंत्रण का माध्यम था। अब आप इस चीज को समझिए कि सामुदायिक एकता मतलब सभी जो जाति के लोग हैं या सभी आदिवासी हो गए या अन्य लोग हो गए, उन सब के एकता करने का एक प्रमुख स्रोत था। क्यों? क्योंकि इसमें विभिन्न आदिवासी समुदायों को भी एक विशेष कार्य दिया जाता है, ब्राह्मणों को भी कार्य दिया जाता है और समाज के अन्य लोग, सभी को इस दशहरा के अवसर पर एक एक कार्य बांटे जाते हैं, जिसके आधार पर यह दशहरा पूरी सामाजिक एकता का एक प्रतीक बनता है। उसके अलावा प्रशासनिक नियंत्रण का भी एक माध्यम था। प्रशासनिक नियंत्रण का माध्यम इन द सेंस कि भाई इस बस्तर दशहरा के दौरान प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद होता था, उनसे उनकी समस्याओं की चर्चा होती थी और प्रशासन के तहत उस पूरे आयोजन करने में शासन और प्रशासन दोनों लगे रहते थे। ठीक, राजा और उनके प्रशासनिक अधिकारी इस पर्व के दौरान जाति समुदाय के कार्यों और रस्मों की निगरानी करते थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें भाई सभी समुदाय के लोग शामिल होते थे। अब समय के साथ क्या बदलाव हुआ? समय के साथ बदलाव इस पर सिर्फ ये हुआ कि पहले नर बलि की मान्यता थी। नर बलि की तात्पर्य
किसी एक व्यक्ति की बलि दी जाती थी, जिसे परिवर्तित कर दिया गया है और जोगी साधना को भी थोड़ा सा सुस्त किया गया है और नैतिक और कानूनी और सामाजिक दृष्टि से नर बलि को बैन कर दिया गया है, जिसकी जगह पर कुम्हड़ा का हो या अन्य किसी पशु की बलि दी जाती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे मन में आएगा कि भाई कौन कौन सी जनजातियां इस कार्यक्रम में सम्मिलित होती है। तो इस कार्यक्रम में मुरिया, जिसके नाम पर मुरिया दरबार लगता है, माड़िया, धुरवा, भतरा, दोरला, गदबा, हलबा, डांडामी, माड़िया, अबुझ माड़िया, गोड़, मिर्गान और मुंडा। ठीक, तो कौन कौन सी जातियां? मुरिया, माड़िया, धुरवा, भथरा, दोरला, गदबा, हलबा, दड़ामी, माड़िया, अबूझ माड़िया, गोड़, मिर्गान और मुंडा। ये सब जातियां इस बस्तर दशहरे में प्रमुखता से भाग लेती हैं। अब सांस्कृतिक भूमिका क्या है बस्तर दशहरे की? यह उत्सव सामाजिक समरसता और सामुदायिक पहचान का प्रतीक है, क्योंकि सभी समुदाय जाति के लोग इसमें भाग लेते हैं। प्रत्येक समुदाय के लिए कानून निर्धारण है, जैसे कि रथ खींचने का काम, बाजे बजाने का काम और अर्पण और बलि का स्वागत, ये भी सभी आदिवासियों को बटा हुआ है। लोक कला, नृत्य, संगीत और हस्तकला का संरक्षण, इसी के माध्यम से यह माना जाता है कि बस्तर की संस्कृति विश्व पटल तक पहुंची और ये आज भी उस संस्कृति को संरक्षित करता है। अब आर्थिक महत्व क्या है? अब आर्थिक महत्व तो ये है भाई कि इतना बड़ा बस्तर दशहरा 75 दिन का लगता है, कई जगह से लोग आते हैं, तो सिंपल सी बात है वहां की अर्थव्यवस्था पे सुधार होगा। इसके अलावा जो लोग रथ बनाने में या बस्तर दशहरा के अन्य कार्यों में लगे रहते हैं, उनको भी आर्थिक रूप से यह फायदा देता है। अब ये देखिए, ये बस्तर दशहरा का एक चित्र है जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। ये रथ यात्रा का चित्र है। आपने अक्सर जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे बस्तर दशहरा, तो आपको प्रमुखता से ऐसी ही कोई फोटो नजर आएगी जो रथ को दिखाती है। अब आगे बढ़ते हैं। बस्तर दशहरा 75 दिन का है, ये प्रस्तावित 75 दिन का है, ये कम ज्यादा होता है, इस पर हमने आपको पहले भी बता दिया था। अब इसकी जो उत्सव संरचना है उस पर चर्चा करते हैं। तो बस्तर दशहरा की विशेषताएं हैं, पहले ये देख लो। विशेषता पहला क्या है कि लगभग 75 दिन चलता है। केंद्र में ये इस नाम से है क्योंकि रावण का दहन नहीं होता, मां देवी दंतेश्वरी की पूजा होती है। अनूठा पहलू, देवी पूजा, आदिवासी संस्कृति और ये रथ यात्रा। नो रावण नहीं जलाया जाता इसमें। सांस्कृतिक प्रभाव है, लोक कला, नृत्य, संगीत, हस्तकला, ये आपने पहले भी चर्चा कर ली है। सामाजिक प्रभाव क्या है कि भाई सभी जातियों को एकत्रीकरण करने का एक स्वरूप है। आर्थिक प्रभाव, पर्यटन और आदिवासियों को रोजगार मिलता है। अब सबसे पहले जो इस बस्तर दशहरा की जो सबसे पहली प्रथा है वो है पाठ की यात्रा, अर्थात रथ बनाने की प्रथा। यह बस्तर दशहरा का पहला अनुष्ठान है जिससे रथ निर्माण की शुरुआत की जाती है। ठीक, क्या है? बस्तर दशहरा की शुरुआत किस प्रथा से की जाती है? वो है पाठ की यात्रा। अब इसका अवसर क्या है? हरेली तिहार, ये आपको पहले ही पेज पर हमने बता दिया था। अब श्रावण अमावस्या के दिन, क्योंकि इसकी जो बस्तर दशहरा की शुरुआत होती है वो हरेली तिहार श्रावण अमावस्या के दिन होती है, तो पहला अगर रिचुअल है तो वो श्रावण अमावस्या के दिन होता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है तुलरू खोटाला। ठीक, मतलब
रथ निर्माण की लकड़ी की पूजा, रथ निर्माण की लकड़ी की पूजा। जैसे ये पहले लकड़ी काट के लाए हैं जंगल से, उसके बाद ये इसकी पूजा कर रहे हैं। ये सरल भाषा में आपको बता दिया और दिखा दिया। अब इसमें देखिए लकड़ी लाने का दायित्व, ऐसा नहीं है कि लकड़ी कोई भी जाके ला सकता है ना, अपनी नियम है। लकड़ी लाने का काम अगरवारा, कचोरा पाटी एवं राकेरा परगना के गांव के लोगों का है। लकड़ी लाने का दायित्व किनका है? अगरवारा, कचोरा पाटी एवं राकेरा परगना। परगना सिस्टम के बारे में आप जानते हैं कि गांव के लोग ही जंगल से जाकर लकड़ी लाएंगे। अब इन लोग का काम हो गया कि ये चार गांव के लोग जो होंगे या परगना के लोग होंगे, उन लोग लकड़ी लाएंगे। लेकिन लकड़ी तो ले आए, तो बनाएंगे कौन? बनाने का काम रहेगा झार उमर गांव के लोहार। ठीक, इसके बढ़ाई कौन होंगे? झार उमर गांव के लोग बढ़ाई होंगे। और रथ को बनाने का जो लोहार होगा वो बेड़ा उमर गांव का होगा। कौन सा? पहले इस चीज याद रखो यार, बढ़ाई और लोहार दोनों उमर गांव के होंगे। तो ये चीज को याद रखो, उमर गांव याद रखना ना, उमर गांव। अब लोहार बेड़ा उमर गांव का होगा और बढ़ाई झार उमर गांव का होगा। ठीक, अब लकड़ी लाने का दायित्व, लकड़ी लाने का काम अगरवारा, कचोरा पाटी एवं राकेरा परगना के लोगों का हो गया। बढ़ाई और लोहार कौन है? उमर गांव के। तो बढ़ाई झार उमर गांव का होगा और लोहार बेड़ा उमर गांव का होगा। अब रथ खींचने में जो प्रयुक्त रस्सी होगी वो क्या होगी? करंजी, सोनाबाला एवं केशपाल ग्राम के निवासी। अब जो रस्सी होगी ना वो कौन बनाएगा? करंजी, सोनाबाल एवं केशपाल ग्राम के निवासी लोग बनाएंगे। अब इसकी विधि पे चर्चा करते हैं। तो इस विधि में क्या है? सबसे पहले मचकोट जंगल, इस चीज को याद रखिए कि आपसे यह सवाल पूछा जाएगा कि निम्न में से बस्तर दशहरा में प्रयुक्त की जाने वाली लकड़ी कौन से जंगल से लाई जाती है? तो जंगल का नाम है मचकोट जंगल, जिसको कौन सी लकड़ी? साल और तुरलू, ये दो लकड़ियां हैं। क्या है? मचकोट के जंगल से साल और तुरलू की लकड़ी लाई जाती है। कौन सी लकड़ी? अच्छी क्वालिटी की लकड़ी। इसी बात पे विवाद हो गया वन विभाग और आदिवासियों के बीच में। इसे राजकीय और ग्रामीण पंडितों द्वारा पूजन के बाद रथ निर्माण स्थल पर लाया जाता है। जैसा कि ये दिख रहे हैं, ये पूजन हो गया। पहले ये लकड़ी काट रहे हैं, अब ये इसकी पूजन कर रहे हैं। मतलब ये यहाँ पे पूजन के बाद इसे जहां पर रथ निर्माण का स्थल है वहां पर लाया जाता है। अब लकड़ी में सिंदूर, चूड़ी, फूल और मिठाई अर्पित की जाती है। ये आपको दिख गया, फूल वूल है, पूरा चूड़ी उड़ी है। कुल मिलाकर जैसे एक देवी की पूजा की जाती है उसी प्रकार लकड़ी की भी पूजा की जाती है। अब इसका महत्व देवी दंतेश्वरी की कृपा प्राप्ति और रथ निर्माण में बाधा ना आए, इस नाम से इसको पूजा को किया जाता है। सामुदायिक समरसता राजकीय आदेश का प्रतीक है। कारीगरों और स्थानीय समुदाय के लिए सामूहिक क्रियाशीलता का अवसर है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो सभी जनजाति समूह इस समारोह में भाग लेते हैं। कारीगरों और स्थानीय समुदाय के लिए सामूहिक क्रियाशीलता का अवसर है। हमने किस पे चर्चा की? रथ कंस्ट्रक्शन पे। मेन पॉइंट क्या है? श्रवण अमावस्या को चालू होता है, हरेली तिहार जिसको बोलते हैं। अर्थ होता है तुलरू खटोल खोटला। रथ निर्माण की लकड़ी पूजा, लकड़ी लाने का दायित्व अगरवारा, कचोरा पाटी एवं राकेरा परगना के गांव के लोगों का होता है, जिसका बढ़ाई झार उमर गांव के लोग बढ़ाई होते हैं, लोहार बेड़ा उमर गांव के लोग होते हैं।
रथ खींचने में प्रयुक्त रस्सी, करंजी, सोना बाला एवं केशपाल ग्राम के लोग बनाते हैं। लकड़ी को मचकोट के जंगल से लाया जाता है। लकड़ी का कौन सी लकड़ी? साल या टुररू की। ठीक, तो हमने रथ कंस्ट्रक्शन के बारे में पूरी जानकारी पढ़ ली, आपको फोटो भी दिखा दिया, ये चीजें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है डेरी गड़ाई अर्थात भूमि की प्रतिष्ठा। अब इस चीज को समझिए, इसमें कहा गया है कि लकड़ी को तो ले आए, लकड़ी को काटे, काटने के बाद उसकी पूजा अर्चना की, पूजा अर्चना करने के बाद उसको लाया जाता है रथ बनाने वाले स्थान पे। इस चीज को ये ध्यान रखिए कि जो लोग रथ बनाते हैं वो लोग पूर्णतः वहीं पर रहकर काम करते हैं। वहीं पे उन लोग के लिए एक शहर बनाया जाता है जो रथ का कार्य करते हैं। अब इसका परिचय जो है, रथ निर्माण के लिए लकड़ी की भूमि को प्रतिष्ठित करना। ठीक, ये देख सकते हैं आप, ये लकड़ी को प्रतिष्ठित किया जा रहा है। इसका अवसर क्या है? भादो शुक्ल पक्ष द्वादश या त्रयोदश। इस चीज को ध्यान रखिए, या तो ये द्वादश को हो सकता है या त्रयोदश को हो सकता है, लेकिन कौन से द्वादश या त्रयोदश को? भादो शुक्ल पक्ष के। कौन सा? भादो शुक्ल पक्ष। अब जो स्थान है वो है सिरहासर भवन जगदलपुर। ये एक स्थान है जो सबसे पवित्र स्थान माना जाता है बस्तर दशहरा के लिए, क्योंकि इसी स्थान पर जोगी साधना भी होती है और इसी स्थान पर जाट जो यात्रा होती है, जाट जो रथ कंस्ट्रक्शन के लिए जो लकड़ी लाई जाती है उसकी भी स्थापना होती है, जिसे हम डेरी गड़ाई कहते हैं। ठीक, अब इसकी विधि क्या है? चुनी गई साल की लकड़ी को जमीन में गाड़कर देवी को अर्पित किया जाता है, जैसे ये गाड़ रहे हैं। ठीक, पंडित और समुदाय के बुजुर्ग अनुष्ठान का संचालन करते हैं। ये पंडित जी हैं, ये बुजुर्ग आदमी हैं, ये देखो, ये देखो। अब महत्व क्या है? यह रथ निर्माण की आधिकारिक शुरुआत का संकेत है। ये ऑफिशियल प्रतीक है कि अब भैया रथ निर्माण अब चालू हो जाएगा। मजदूर आते हैं अपना काम चालू करते हैं। देवी से सुरक्षा और शुभ कार्य की अनुमति प्राप्त करने का यह प्रतीक है। ठीक, अब सांस्कृतिक दृष्टि से जाति अनुशासन और सभी समुदायों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है कि भाई देखिए इसमें सभी समुदाय के लोग भी शामिल होते हैं। अगला है काछिन कुमारी की आराधना या काछिन गादी कहते हैं। अब इसमें विशेष क्या है? विशेष ये है कि इसमें जो सबसे प्रमुख है वो है महरा समुदाय। कौन सा समुदाय? महुरा समुदाय की इष्ट देवी है काछिन माता। फिर से बता रहा हूं, महरा समुदाय की इष्ट देवी है काछिन माता। और काछिन माता से काछिनगुड़ी में लेते हैं कि महुरा समुदाय की जो इष्ट देवी काछिन माता से काछिनगुड़ी में लेते हैं। इस गुड़ी में उसी दिन 9 वर्ष तक की मिर्गाना कुंवारी, इसी गुड़ी में उसी दिन 9 वर्ष तक मिर्गान कुंवारी कन्या के ऊपर काछिन देवी आती है। अब इस चीज को समझिए कि महुरा समुदाय की इष्ट देवी है काछिन माता। ठीक, जो 9 वर्ष तक की कन्या जो होती है मिर्गान कुंवारी, उसके ऊपर आती है। अब इसका जो अवसर है वो है अश्वनी अमावस्या। कौन सा अवसर है? अश्वनी अमावस्या। इसका अर्थ क्या है? काछिन देवी को गद्दी प्रदान करना। कौन सी गद्दी? ये काछिन देवी को इस पर लेटाया जाता है, ये गद्दी प्रदान करना। ये इस पर लेटाया जाता है और यहां पे देवी को गद्दी प्रदान किया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक, अब पूजन क्या है? पूजन जो है वो महरा समुदाय की इष्ट देवी काछिन माता की पूजा होती है।
स्थान भी है, ये स्थान को भी नोट कर सकते हैं आप, ये भी अगर कभी पूछ सकता है तो पूछ सकता है। काचिनगुड़ी, काचिनगुड़ी जो है वो स्थान है ना एक, काचिनगुड़ी भंगाराम चौक, भंगाराम चौक में एक स्थान है जिसका नाम है काचिनगुड़ी, जहां काचिन देवी की पूजा और कांटेदार झूले की रस्म होती है। ये कांटेदार झूला है, अब इसमें उसको देवी को लेटाया जा रहा है। राजमहल के सिंह द्वार जहां देवी काचिन की पूजा और रथ यात्रा होती है। तो पहले जो पूजा होती है, पहले जो पूजा होती है वो काचनगुड़ी भंगाराम चौक में होती है, उसके बाद जो दूसरी पूजा होती है वो राजमहल में होती है। ठीक, अब जो इसकी विधि है, काचिन माता को विशेष गद्दी अर्थात बेल बूटों की गद्दी में ना, ये आप इस चीज को समझिए, जो बेल के कांटे होते हैं उसमें काचिन देवी को गद्दी प्रदान की जाती है। अब जो कुमारी कन्या होती है, अब ऐसा तो नहीं कि कोई भी कन्या को चयन हो जाता है ना, उसकी भी अपनी एक नियम है। नियम ये है कि ग्राम तेली मारेगा, कौन से ग्राम? ग्राम तेली मारेगा से कुमारी कन्या का चयन किया जाता है, जिसे देवी काचिन के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। अब इस चीज को समझिए कि किसी भी कन्या को नहीं, एक विशेष ग्राम है, ग्राम का नाम है तेली मारेगा, वहां से कन्या का चयन किया जाता है और उस कन्या का जो चयन होता है उसे 9 दिन तक स्वयं काचिन माता माना जाता है, जिसके साथ यह फूल और मिठाई अर्पित करते हैं। यह विधि सामान्यतः रात में या प्रातः काल में होता है। अब यह है कि अक्सर जो माता की स्थापना होती है वो रात में होती है और इसकी जो विदाई होती है वो प्रातः काल होती है। अब महत्व इसका समझिए, इसका महत्व बस्तर दशहरा के निर्विघ्न समाप्त करने के लिए काचिन देवी की अनुमति प्राप्त करना। किसकी अनुमति प्राप्त करना? काचिन देवी की। और सामुदायिक एकता और सामाजिक अनुशासन का संकेत है। लड़कियों और कन्याओं के सम्मान देवी प्रतिनिधित्व की परंपरा है। इस परंपरा से महिलाओं के सम्मान और देवी प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलता है। अब है रैला पूजा। रैला पूजा एक भावनात्मक स्टोरी है, इसके पीछे की जो कहानी है वो भी मैं आपसे साझा करूंगा। रैला पूजा की जो विशेषता ये है कि इसमें मिर्गान समुदाय की महिलाएं, राज परिवार और राज पुरोहितगण एक साथ सम्मिलित होते हैं। किसमें? मिर्गान समुदाय। जो काचिन देवी थी उसमें महरा समुदाय आता था, ठीक, और रैला पूजा में मिर्गान, रैला पूजा में मिर्गान समुदाय, तो 2 समुदाय लोगों को ले लिए। यह पूजा स्त्री सम्मान, लोकनिष्ठा और सामाजिक समरसता का प्रतीक माना जाता है। अब इसका अवसर क्या है? रैला पूजा काचिन गादी कार्यक्रम के उपरांत बस्तर दशहरे के आरंभिक चरणों में आयोजित की जाती है। रैला पूजा काचिन गादी के बाद होता है। तिथि क्या है? अश्वनी शुक्ल प्रथम पक्ष। अश्वनी शुक्ल के प्रथम पक्ष में इसका आयोजन होता है। इस अनुष्ठान का आयोजन हर वर्ष गोल बाजार जगदलपुर में संध्या के समय किया जाता है। जगह भी याद कर लेना ना, गोल बाजार जगदलपुर। अब विधि क्या है? विधि है रैला पूजा मिर्गान समुदाय की महिलाओं द्वारा संपन्न की जाती है, जिसमें शाम के समय में गोल बाजार के भीतर एक स्थान पर पुरोहित, राज परिवार के सदस्य और महिलाएं इकट्ठा होती है और पूजन करती है। जैसे ये देखिए, ये मिर्गान समुदाय की एक लड़की है, उसे पूजा किया जा रहा है। वहां पे रैला रैला के शोक गीत गाए जाते हैं। अब ये शोक गीत, आप ये कहेंगे उत्सव में शोक गीत क्यों? उत्सव में शोक गीत क्यों? तो उसकी एक कहानी है। तो रियासत काल से यह परंपरा चली आ रही कि ग्राम तेली मारेगा की एक कुमारी कन्या को इस पूजा में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। अब इस चीज को समझिए
ग्राम तेली मारेगा से काछिन देवी की भी जो देवी होती है वो भी वहीं से आएगी। रैला पूजा में जो देवी होगी वो भी इसी ग्राम से आएगी। अब पूजा में नारियल फूल धान प्रतीकात्मक बलि और दीप अर्पण किया जाता है। दंतेश्वरी माता, मावली माता, कंकालीन देवियों की मंदिर में कलश की स्थापना की जाती है। तो बस्तर में 3 देवियां हैं, दंतेश्वरी माता, मावली माता और कंकालीन देवी। अब इसकी जो भावुक लोक कथा है उस पर हम चर्चा करते हैं। लोक कथा इस नाम से जरूरी है क्योंकि ये आपको ज्यादा सहजता से समझ आएगा और आपके जहन में एक प्रश्न उठा होगा कि ये उत्सव है और उत्सव में शोक गीत क्यों गाया जाता है। तो शोक गीत का जो कारण है कि काकतीय राजा अन्नम देव की बहन थी। अन्नम देव की बहन कौन? रेला। रेला को शत्रु सेनापति ने अपहरण कर लिया था। किसके? अन्नम देव की बहन थी रेला। रेला को शत्रु सेनापति ने अपहरण कर लिया था। अब उसके बाद अब भैया उसने अपनी बहन को तो छुड़वा लिया, लेकिन राज परिवार ने उसे अपवित्र मानकर अस्वीकृत कर दिया। क्या बोला कि भैया आप दूसरे सेनापति या दूसरे राज्य में रही हैं, अब वहां पर आपके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ, इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं। तो वो अपवित्र मानकर उसका राज परिवार से निष्कासन कर दिया। जिसके बाद मिर्गान जाति के परिवार ने उसको आश्रय दिया, लेकिन इस अपने परिवार के इस व्यवहार से व्यथित होकर रेला ने गोदावरी नदी में जल समाधि ले ली। क्या किया? जल समाधि ले लिया। तो मिर्गान समुदाय को इस बात का दुख है कि वो अपनी राजकुमारी को नहीं बचा सके, जिसके कारण मिर्गान समुदाय हर वर्ष रेला की स्मृति में श्राद्ध कर्म करने का संकल्प ले लेता है। क्या होता है कि भैया राजा अन्नम देव की बहन होती है रेला, जिसे कोई दूसरा सेनापति अपहरण करके ले जाता है। वहां से रेला छूटती है। रेला को जब छूटती है तो राज परिवार ये मानता है कि यह पवित्र हो चुकी है, तो उसका त्याग कर देता है। रानी को त्याग करने के बाद मिर्गान समुदाय के लोग उसे आश्रय देते हैं, परंतु अपने परिवार के व्यवहार से आहत रेला गोदावरी नदी में जल समाधि ले लेती है। और मिर्गान समुदाय को इस बात का दुख होता है कि वह अपनी राजकुमारी को नहीं बचा पाए, जिसके कारण वो निर्णय लेते हैं कि वो हर साल इस दिन राजकुमारी का श्राद्ध कर्म करेंगे। जिसके बाद से यह रेला पूजा की परंपरा आज तक चलते आ रही है। अब है जोगी बिठाई, जोगी साधना। अब क्या है? जोगी को देवी के रथ और समारोह में आध्यात्मिक मार्गदर्शक माना जाता है। आध्यात्मिक मार्गदर्शक इन द सेंस कि जो व्यक्ति जोगी बनता है वो रथ को मार्ग दिखाता है, उस रथ का मार्ग प्रशस्त करता है। इसका जो अवसर है वो है अश्विन शुक्ल पक्ष प्रथम। अर्थ क्या है? हलबा समुदाय का कोई सदस्य दशहरा को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए 9 दिनों तक योग साधना में बैठता है। कहां बैठता है? ये योग साधना में बैठता है। ये बैठा हुआ है जोगी साधन करते। स्थान क्या है? सिरहासर, वही स्थान जहां पर डेरी गड़ाई हुई थी, अर्थात लकड़ी को गाड़ा गया था। ये वही स्थान है जहां पर जोगी साधना भी होती है। अब इसकी विधि क्या है? सामान्यतः आमाबाल एवं पराली गांव के निश्चित परिवार, क्या आमाबाल और पराली गांव के निश्चित परिवार या घर से हलवा जाति के लोग जोगी बनते हैं। कौन बनता है? आमाबाल एवं पराली गांव के निश्चित परिवार से हलवा जाति के लोग जोगी बनते हैं, जो 9 दिनों तक तप और साधना करते हैं। रात्रि में मंत्रोच्चार, हवन और विशेष पूजन का कार्यक्रम होता है। जोगी की कृपा की उपस्थिति में यह मान्यता है कि जोगी की उपस्थिति में देवी की कृपा और आध्यात्मिक सुरक्षा का प्रतीक है। अर्थात देवी को अगर कोई भी अपनी बात कहनी होती है वो जोगी के माध्यम से कहती है।
अब इसमें विशेष चीज ये है कि जोगी साधना में एक मछली होती है, मांगुर या भांगुर मछली, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो आप ज्यादा समझदार हैं मुझसे इस मामले में, तो आप इस मछली के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। भांगुर मछली या मांगुर ऐसी कुछ मछली है, उसका अर्पण किया जाता है जोगी साधना के दौरान। अब महत्व क्या है? सामाजिक धार्मिक अनुशासन एवं सामूहिक आस्था का प्रतीक है। दशहरे की अवधि में देवी की शक्ति और मार्गदर्शन सुनिश्चित करना। सांस्कृतिक दृष्टि, जोगी की साधना, वाह ये भी नहीं चल रहा है। सांस्कृतिक दृष्टि में जोगियों की साधना लोक धर्म परंपरा के केंद्र भूमिका मानती है, लोक कथाओं और जनजातीय इतिहास के संरक्षण में मदद करती है। योगी साधना, जो व्यक्ति 9 दिन का पूजन करता है, तप करता है, यह मान्यता है कि देवी उसके माध्यम से अपनी बातें रखती है। अब है बस्तर दशहरा की रथ परिक्रमा, जिसे फूल रथ भी कहा जाता है। अब इसका परिचय क्या है? परिचय यह है कि इस परिक्रमा में देवी का प्रतीक रूप रथ विराजमान होता है, रूप रथ पर विराजमान होता है और पूरे जगदलपुर नगर की भ्रमण करता है। 4 चक्के वाला ना, कौन सा? 4 चक्के वाला रथ। रथ परिक्रमा का शुभारंभ अश्विनी शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि से किया जाता है। अश्विनी शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि से किया जाता है। यह वह समय होता है जब देवी दंतेश्वरी की प्रतिमा को फूलों से सजे रथ पर स्थापित किया जाता है और नगर भ्रमण कराया जाता है। कब होता है? नगर भ्रमण कराया जाता है। और यह प्रक्रिया कब से चालू होती है? सप्तमी की तिथि से। नवरात्रि के सप्तमी तिथि से इस रथ परिक्रमा को चालू किया जाता है। यह अवधि में रथ प्रतिदिन शाम के समय पूजा विधान के बाद पूरे नगर में भ्रमण करता है। नगर में भ्रमण करने के बाद वापस मंदिर आ जाता है। अब रथ परिक्रमा की शुरुआत जगदलपुर स्थित दंतेश्वरी माता मंदिर या मावली माता के मंदिर से होता है। अब आगे बढ़ते हैं। बस्तर दशहरा की रथ परिक्रमा फूल रथ है। इसकी विधि है। विधि सबसे पहले रथ निर्माण का है। विधि पे अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले रथ निर्माण का है। रथ निर्माण क्या होता है? फूल या विशेष प्रकार की लकड़ी से निर्मित होता है। लकड़ी क्या? साल या तुलरू, दोनों में इसको एक ही लकड़ी। अब इसकी जो ऊंचाई होती है 32 फीट लंबा, इसकी लंबाई 32 फीट, हाइट 17 फीट और ऊंचाई भी 17 फीट के आसपास होती है। इसे बस्तर के निर्धारित गांव और कारीगर समुदाय द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे कि हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि भैया रथ निर्माण का कार्य किसका है, लकड़ी लाने का कार्य किसका है, लोहार कौन होगा, बढ़ाई कौन होगा। सज्जा एवं पूजन, रथ को पुष्पमालाओं, कपड़ों और पारंपरिक प्रतीकों से सजाया जाता है। देवी की प्रतिष्ठा, देवी की दंतेश्वरी की प्रतीक स्वरूप छत्र या कलश को रथ पर स्थापित किया जाता है। देवी को स्थापित नहीं किया जाता, उनके स्वरूप छत्र को या कलश को स्थापित किया जाता है। अब इसकी जो परिक्रमा है, परिक्रमा क्या है? पूजन के बाद कचोरा पार्टी एवं अगरवारा परगने के लोगों को खींचते हुए नगर भ्रमण कराते हैं। कौन लोग नगर भ्रमण करवाते हैं? कचोरा पार्टी एवं अगरवारा परगने के लोग। श्रद्धा एवं जन भागीदारी क्या है? श्रद्धा एवं जन भागीदारी के तहत प्रत्येक दिन सैकड़ों महिलाएं, पुजारी एवं ग्राम प्रतिनिधि भाग लेते हैं, रथ खींचते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका महत्व यह है कि यह माना जाता है कि इस दिन स्वयं देवी नगर भ्रमण करती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। बस्तर के लोगों की मान्यता है कि रथ परिक्रमा या फूल रथ के परिक्रमा के दिन देवी स्वयं मंदिर से बाहर निकलती है और बस्तर वासियों को या जगदलपुर वासियों को आशीर्वाद प्रदान करती है। रथ को खींचना सौभाग्य, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। यह परंपरा बस्तर राज परिवार और स्थानीय समुदाय के गहरे धार्मिक संबंध को दर्शाती है। अब इस चीज को समझिए
कि बस्तर राज परिवार के लोग भी रथ को खींचते हैं, आम जनता भी रथ को खींचती है, तो कहीं ना कहीं इससे एक सामाजिक समरसता या सामाजिक बराबरी की भाव आता है। सांस्कृतिक महत्व क्या है? सांस्कृतिक महत्व क्या है? यह परंपरा लोक एवं देवी के एकत्व का प्रतीक है, जिसमें कोई जाति या वर्ग भेद नहीं होता। रथ निर्माण और परिक्रमा में सैकड़ों गांव और विभिन्न समुदाय की भागीदारी होती है, जो बस्तर की सामाजिक एकता का उदाहरण है। रथ खींचने की परंपरा सहयोग, शक्ति और भक्ति का प्रतीक बन चुकी है। यह अनुष्ठान बस्तर की जीवन सांस्कृतिक धरोहर, जिसमें धर्म, लोक कला, नृत्य, संगीत और सामूहिक आस्था का अनोखा समागम देखने को मिलता है। ये आपका रथ है, आपने शुरुआत में भी इसको देखा होगा। तो इस प्रकार का रथ रहता है जिसे खींचा जाता है। अब है बेला न्योता या बेल न्योता। इसमें क्या होता है? परंपरा के अनुसार बस्तर के लोग ग्राम सरगीपाल को मां दुर्गा का वास मानते हैं। कौन से गांव को? ग्राम सरगीपाल को मां दुर्गा का वास मानते हैं। इस अनुष्ठान के माध्यम से मां दंतेश्वरी देवी को बस्तर दशहरा में सम्मिलित होने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया जाता है। औपचारिक निमंत्रण इन द सेंस कि भैया देवी को पूजा पाठ विधि विधान से यह आग्रह किया जाता है कि देवी आप स्वयं आइए और बस्तर दशहरा में शामिल होइए। तो यह बस्तर की राजकीय, धार्मिक और लोक संस्कृति का संगम है, जो देवी भक्ति और रमणीयता का कतई आप सब बेहतर जानते हैं। ये जो अवसर है, इस चीज को समझिए। अश्विनी शुक्ल पक्ष की सप्तमी, मतलब जो रथ खिंचाई की परंपरा है वो भी सप्तमी को होती है। बेल न्योता की जो परंपरा है वो भी सप्तमी के दिन ही होती है। अश्विन शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन पुजारी गण ग्राम सरगीपाल जाकर बेल युग में दो बेल के वृक्ष खोजते हैं जो आपस में जुड़े हों। कैसा? ऐसा। ठीक। इसके बाद फिर सप्तमी को बस्तर राज परिवार दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी, मांझी, चालकी और ग्रामीण जन एकत्रित होकर वहां पे पहुंचते हैं। पारंपरिक नृत्य दलों की अगुवाई में जुलूस बेल वृक्ष तक जाता है। वहां ग्राम देवी दुर्गा का आवाहन, पूजा अर्चन और बकरे की बलि दी जाती है। पूजा के पश्चात बेल वृक्ष तोड़ा जाता है और देवी को दशहरा उत्सव में सम्मिलित होने का न्योता दिया जाता है। तत्पश्चात बस्तर राज परिवार एवं प्रशासनिक प्रतिनिधि दंतेवाड़ा की मां दंतेश्वरी मंदिर में उपस्थित होकर विशेष आरती के साथ मावली माता को आमंत्रित करते हैं। मावली माता जो है उसके बारे में भी आपको आगे हम पढ़ाएंगे। यह देवी को दशहरा उत्सव में सम्मिलित होने का औपचारिक निमंत्रण होता है। यह दशहरा की सफलता और मंगलमय कामना का आयोजन करता है। ये बहुत सिंपल है, आप जान ही रहे होंगे। बेल न्योता का क्या है अर्थ? बेल न्योता का है कि प्रकृति, देवी और मानव का संबंध का प्रतीक है। बेल वृक्ष यहाँ देवी को शक्ति का प्रतीक माना गया है। यह बस्तर की राजकीय और जनजाति परंपरा का एकत्रीकरण का अवसर है। सामूहिक आस्था, लोक शक्ति का सशक्त उदाहरण है। अब यह बस्तर की दशहरा की सफलता और संपन्नता का मंगलमय कामना का भी आयोजन है। सामाजिक दृष्टि से भी बात करें तो राज परिवार और पुजारी जन समुदाय का है। बेल वृक्ष, लाल वस्त्र, नारियल, ये सब आप बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे क्योंकि आपको पूरी स्लाइड हम नीचे शेयर करने वाले हैं। अब ये देखिए, ये राज परिवार के सदस्य हैं, राजा कमलचंद भंजदे, और ये दो बेल वृक्षों की पूजा कर रहे हैं। ये स्पष्ट आपको दिख गया। अब है निशा यात्रा और बलि। इसका परिचय ये है कि निशा यात्रा जो है वो बलि का उत्सव है और इस दिन ये माना जाता है कि यह तंत्र मंत्र की भी इस दिन बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र की विधि होती है। अवसर क्या है इसका? अश्विनी शुक्ल पक्ष नवमी, अष्टमी के दिन होता है, नवमी में निशा यात्रा होता है। अब इस दिन मावली माता तथा भैरम देव को बलि दी जाती है। किसको? मावली माता और भैरम देव को बलि दी जाती है। बलि में किसकी? बलि में कुम्हड़ा, बकरा और मछली की बलि दी जाती है। पहले नर बलि दी जाती थी, अब कुम्हड़ा, बकरा, मछली की बलि दी जाती है।
हवन, मंत्रोच्चार और देवता को अर्पण, ये सब आप बेहतर जानते हैं। आधुनिक समय में जीवित बलि को हटाकर प्रतीकात्मक अर्पण किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि पहले नर बलि की परंपरा थी, अब प्रतीकात्मक बलि दी जाती है। महत्व देवी की शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है, ये माना जाता है। इसके अलावा सांस्कृतिक दृष्टि से जनजाति परंपरा और धार्मिक अनुशासन है, लोक संस्कृति और उसकी परंपरा है। जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये बलि दी जा रही है और ये पूजन हो रहा है निशा झात्रा के तहत। ठीक समझ आया? आपको ज्यादा सरलता से समझ आया, इस नाम से मैंने इमेजेस भी डालने का प्रयास किया है। अब है जोगी उठाई। पहले हमने पढ़ा था जोगी बिठाई, अब हम पढ़ेंगे जोगी उठाई। जोगी बिठाई के दौरान एक युवक आमतौर पर हलबा जाति का रहता है, उसको एक खाई में जेम्बरी तरह में बैठाने का अनुष्ठान किया जाता है। वहां पे वो लगभग 9 दिन रहता है, साधना करता है, योग करता है। जिसके बाद जोगी उठाई का कार्यक्रम होता है, जिसमें जोगी को उस खाई से बाहर निकाला जाता है, अर्थात उपवास एवं तपस्या को समाप्त कर वह बाहर निकलता है। यह अनुष्ठान 9वीं तिथि को किया जाता है। जोगी उठाई के बाद जनता उस जोगी से आशीर्वाद, उपहार आदि प्राप्त करते हैं। अब है मावली परघाव। क्या है? मावली परघाव। इस परंपरा के अनुसार मां मावली को बस्तर दशहरा में सम्मिलित होने हेतु दंतेवाड़ा से जगदलपुर लाने की परंपरा है। क्या है? जगदलपुर में लाने की परंपरा है। कहां से? दंतेवाड़ा से जगदलपुर लाने की परंपरा है। अब लोगों की मान्यता है कि मां दंतेश्वरी को अपनी कुल देवी मानते हैं। कौन लोग? बस्तर के लोग। बस्तर के लोग मां दंतेश्वरी को अपनी कुल देवी मानते हैं और मावली माता को मां दंतेश्वरी की बहन माना जाता है। जिसके बाद दशहरा की शुरुआत बेला नेवता से होती है और उसके बाद मावली परघाव का आयोजन होता है, जो बस्तर दशहरे के धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप को पूर्ण करता है। तो क्या है मावली परघाव? यह मान्यता है कि मां दंतेश्वरी जो जगदलपुर की कुल देवी है, जिसकी बहन है मावली माता, उसको दंतेवाड़ा से जगदलपुर आमंत्रित करने के लिए यह नियम किया जाता है। अब इसका जो अवसर होता है वो होता है अश्विन शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि को। कौन सा? नवरात्रि के 9वें दिन पे ये कार्य किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि बेल नेवता के बाद राज परिवार, पुजारीगण, मांझी और समाज के अन्य प्रतिनिधिगण दंतेवाड़ा स्थित मां मावली मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां विशेष पूजन और आरती की जाती है और उसके बाद मां मावली की प्रतिमा को पालकी में बैठाकर जगदलपुर लाया जाता है, जिसमें उनको भव्य स्वागत होता है। डुग्गी, नगाड़े, ढोल, शंख की ध्वनि के साथ शोभा यात्रा आरंभ होती है। देवी को दंतेवाड़ा से जगदलपुर लाया जाता है। इसे ही मावली परघाव कहा जाता है। सरल भाषा में मावली माता को दंतेवाड़ा से जगदलपुर लाने का कार्य। अब महत्व क्या है? मावली माता देवी को जगदलपुर लाने का अर्थ है दशहरा उत्सव के लिए देवी शक्ति को नगर में आगमन। यह मां दंतेश्वरी और मावली दोनों बहनों का मिलन का प्रतीक है। देवी के आगमन से दशहरा पर्व का शुभारंभ और उत्साह बढ़ता है। अनुष्ठान भक्ति, श्रद्धा और लोक कला का अपना परिचय देता है। ये देखिए, ये मावली माता का आगमन है। ऐसा मावली माता को लाया जाता है। अब सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व क्या है? मावली परघाव बस्तर की लोक आस्था, जन राज परंपरा का प्रतीक है। यह आयोजन में गोंड, मुरिया, हल्बा, अन्य जनजातियों की वेशभूषा संस्कृति का है। देवी की यात्रा के दौरान हन ग्राम में लोकगीत, नाचा परंपरा होता है। यह प्रकृति और समाज की भी सामंजस्य है। लोक कला, संगीत और आस्था का जीवंत दर्शन है। ये सामान्यता आप हर बार पढ़ रहे हैं। अब है विजय रथ भीतर रैनी। ये वही दिन है दशहरा के दिन जो रथ निकलता है उसे विजय रथ
या उस भाषा में या वहां के लोग भीतर रैनी कहते हैं। यह बस्तर दशहरे का मुख्य आकर्षण होता है। क्या है? यह बस्तर दशहरे का मुख्य आकर्षण होता है। संपूर्ण भारत में इस चीज को ध्यान रखिए, संपूर्ण भारत में बस दशहरे के दिन या विजयदशमी के दिन रावण का दहन होता है, परंतु केवल और केवल बस्तर दशहरे में रावण का दहन नहीं होता, बल्कि उस दिन देवी दंतेश्वरी की आराधना की जाती है और रथ निकाला जाता है। यह रथ 8 पहिए का होता है। जैसे आपको बताया था कि शुरुआत में पुरुषोत्तम देव को जगन्नाथपुरी के राजा ने कितने 12 चक्के का रथ दिया था, जिसके बाद उसने 4 चक्के पहले दान कर दिए, फिर 8 चक्के मां दंतेश्वरी को दान किए। तो मां दंतेश्वरी के जो 8 चक्के वाला रथ है, वो मान्यता है कि वही रथ है जिसको विजय रथ के रूप में प्रयोग किया जाता है। विधि क्या है? विधि यह है कि रथ पर देवी की मूर्ति प्रतिष्ठित की जाती है। रथ यात्रा के दौरान गांव वालों में जुलूस और सामूहिक पूजा होती है। राज्य पुलिस द्वारा छत्र एवं माता को सलामी दी जाती है। सलामी किसमें दी जाती है? बंदूक की सलामी दी जाती है। जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा कि कोई भी बड़े अधिकारी या कोई भी नेता जब कहीं जाते हैं तो उनको सलामी दी जाती है, तो माता को भी ठीक उसी प्रकार से सलामी दी जाती। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस के द्वारा। महत्व क्या है? सामूहिक भक्ति और ऐतिहासिक संस्कृति का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है। आपने सबने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा इसके बारे में। सांस्कृतिक दृष्टि से ग्रामीण समाज की संस्कृति लोक कलाओं का है। ये देखिए, ये रथ निकला हुआ है, बड़ा सा रथ है, और ये छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस के द्वारा सलामी दी जा रही है। तो इसके बाद हमने विजय रथ भी देख लिया, जिसे बाहरी भीतर रहनी कहते हैं। अब जस्ट भीतर रहनी के बाद आता है बाहर रहनी। बाहर रहनी क्या है? बस्तर दशहरे का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो विजयदशमी के दिन आयोजित होता है। अब क्या होता है? यह रस्म रथ परिक्रमा की अंतिम प्रक्रिया है, जिसको क्या होता है कि अब रथ तो घूम लिया, घूमने के बाद कुम्हार कोट या कुम्हाड़ा कोट ये जो जंगल से वापिस जगदलपुर लाया जाता है। अब क्या होता है कि रात में विजयदशमी के दिन रथ यात्रा निकलती है, और यह रथ यात्रा के बाद एक परंपरा है कि ग्रामीणों के द्वारा रथ को चुरा लिया जाता है, और चुरा कर रथ को कुम्हड़ा कोट के जंगलों में छुपा दिया जाता है, जिसके बाद राज परिवार के सदस्य जाते हैं और उस रथ को वापस जगदलपुर लाते हैं। इस रस्म का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, जो बस्तर की आदिवासी परंपरा और राज परिवार के बीच सामूहिक सौहार्द को दर्शाता है। ठीक, अब इसका जो अवसर है, अवसर ये है कि यह प्रत्येक वर्ष विजयदशमी के दिन आयोजित होता है। विजय रथ पूरे नगर में भ्रमण करके आ जाता है, उसके बाद फिर उसको चोरी कर दिया जाता है और कुम्हड़ा कोट के जंगल में छुपा दिया जाता है। स्थान क्या है? कुम्हड़ा कोट का जंगल, जहां रथ को छिपाया जाता है और फिर उसको कहां लाया जाता है? राजमहल के सिंह द्वार में वापस उसको लाया जाता है। विधि क्या है? रथ की चोरी भीतर रहनी है। विजयदशमी की रात को माड़िया आदिवासी समुदाय के लोग रथ को राजमहल से चोरी कर कुम्हड़ा कोट जंगल में ले जाते हैं। उसके बाद फिर राजा जब उसको मनाकर आदिवासियों से लेकर आते हैं, तो नए चावल की खीर क्या होता है? अगले दिन राज परिवार के सदस्य और मड़िया समुदाय एक साथ बैठकर नवाखानी का प्रसाद ग्रहण करते हैं, और रथ की वापसी नवाखानी के बाद रथ को कुम्हड़ा कोट से खींचकर राजमहल के सिंह द्वार तक लाया जाता है, जहां देवी के छत्र को रथ पर विराजित
किया जाता है। जैसे आपने फोटो देखी होगी वैसे वो नवाखाई का खीर खाते हुए। महत्व क्या है? सामाजिक समरसता, यह रस्म राज परिवार और आदिवासियों समय सौहार्द का प्रतीक है। सांस्कृतिक धरोहर, बाहर रहनी बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है जो सदियों पुरानी परंपराओं को जीवित रखता है। धार्मिक महत्व है, रथ की वापसी देवी दंतेश्वरी के आशीर्वाद की पुनः प्राप्ति का प्रतीक है। सांस्कृतिक महत्व है कि बाहर रहनी रस्म बस्तर दशहरा की सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि को दर्शाता है कि कैसे राज परिवार का रथ या देवी का रथ चुरा कर ले जाया जाता है और वापिस उसे लाता है, जिसके बाद मड़िया समाज के लोगों के साथ राज परिवार नवाखानी अर्थात नए चावल की खीर खाते हैं। अब है काछन यात्रा। काछन यात्रा मतलब ये है, जैसे हमने जोगी बिठाई पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा जोगी उठाई, सेम है। काछिन देवी को जो गद्दी दिया जाता था वैसे ही काछिन देवी को गद्दी से मुक्त किया जाता है। तो काछिन यात्रा बस्तर दशहरा का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान है। यह काछन देवी के विदाई देने की रस्म है। जैसे जोगी उठाई जोगी बिठाई पढ़ी थी हमने, वैसे ही ये काछिन देवी को विदाई देने का रस्म है। इसमें पूजा अर्चना, बलि और कृतज्ञता भेंट अर्पित की जाती है। यह आयोजन देवी को सम्मान देने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक है कि देवी आप आए, आपने हमारे इस आयोजन को संपन्न किया, हमारी रक्षा की, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं। अब इसका जो अवसर होता है वो शुक्ल पक्ष द्वादशी कब होता है? अश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी के बाद। उद्देश्य क्या है? देवी काछन को उनके पूजा कार्य और संरक्षण के लिए धन्यवाद देने एवं विदाई देना, ये भी हो गया। अब स्थान क्या है? स्थान वही है जहां पर काछिन गद्दी की स्थापना की जाती है, भंगाराम चौक के पास, ठीक, पथरागुड़ा मार्ग पर बावास मुंडा तालाब के समीप यह आयोजित किया जाता है। कहां पर? भंगाराम चौक के पास पहले आयोजित किया जाता है, फिर पथरागुड़ा मार्ग पर बावास मुंडा तालाब के समीप इस प्रथा को आयोजित किया जाता है। अब है इसकी विधि। विधि क्या है? इस अवसर पर श्रद्धालु और पंडितों द्वारा पूजा अर्चना किया जाता है। देवी काछन के सम्मान में बलि अर्पित की जाती है। कृतज्ञता में फल और निवेदन किया जाता है। इस पूरे आयोजन में बाजे गाजे के साथ धार्मिक झंडा गीत और अनुष्ठान होते हैं। अंत में देवी उनके निवास स्थान की ओर विदा किया जाता है। ठीक, महत्व क्या है? काछिन यात्रा देवी काछन को सम्मान और उसके अनुष्ठान है। यह बस्तर दशहरा में धार्मिक समापन का प्रतीक है। तो ये था काछन यात्रा। अब है सांस्कृतिक महत्व क्या है? काछिन यात्रा दशहरा की अनूठा विन्यास है। यह रस्म बस्तर दशहरा के समापन में एक भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है, मूल बात है। और ये रही फोटो काछन यात्रा की, जहां पर देवी की पूजा की जा रही है और उनको विदाई की जा रही है। ठीक, अब है मुरिया दरबार। मुरिया दरबार इस बार चर्चा में रहा क्योंकि इस बार केंद्रीय गृह मंत्री स्वयं मुरिया दरबार में पहुंचे थे। मुरिया दरबार के बारे में लोगों की यह मान्यता है कि यह लोकशाह और राजशाही के प्रतीक का समन्वय है, जिसमें आम जनता खुलकर अपने राजा को किसी भी बात के लिए सुना सकती है, कह सकती है, अपनी शिकायत बोल सकती है। ये है वो मुरिया दरबार। अब मुरिया दरबार का जब हम परिचय करेंगे तो मुरिया दरबार बस्तर दशहरे के दौरान आयोजित होने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन है। यह दरबार जनजाति समुदायों की एकता, परंपरा और सहभागिता का प्रतीक है। ठीक, अब जब इसको पढ़ेंगे, मुरिया शब्द, मुरिया जो होता है वो एक समुदाय है जो बस्तर के गोंड जनजाति के एक प्रमुख उप समूह से लिया गया है, जो अपनी संगठन शक्ति, परंपरागत व्यवस्थाओं के लिए प्रसिद्ध है। अब इस दरबार को लोकतांत्रिक विचारधारा का जनजातीय स्वरूप भी कहा जाता है। मैंने जैसे ही शुरुआत में ही कहा था
कि इस दरबार को लोकशाही और राजशाही का समन्वय कहा जाता है और यह लोकतांत्रिक विचारधारा का जनजातीय रूप भी कहा जाता है। अब इस चीज को समझिए कि बस्तर में पहली बार मौर्य दरबार का आयोजन 8 मार्च 1876 को किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि मौर्य विद्रोह के बाद तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारी मैक जॉर्ज ने और बस्तर राज परिवार के सदस्यों ने मिलकर मौर्य दरबार का आयोजन किया था। ठीक, और यह मान्यता है कि मौर्य समाज के लोग बस्तर के राजा की हत्या करना चाह रहे थे, ऐसा उनका प्लान था। क्योंकि मौर्य समाज को यह लगने लगा था कि राजा अंग्रेजों के साथ मिलकर उनके या बस्तर का शोषण कर रहा है, वो उसके खिलाफ कुछ बोलता नहीं। ऐसी मौर्य जब समुदाय के लोगों को भ्रांति फैल गई थी। उनकी भ्रांति को दूर करने के लिए मौर्य दरबार का आयोजन किया गया, जिस बस्तर में विकास का बीज बोया गया, जिसके बाद मौर्य दरबार में ही बस्तर में शिक्षा की, सड़क की बात कही गई और जिसके बाद यह मौर्य दरबार आज तक चलते आ रहा है। इसका जो अवसर है वो है अश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी। द्वादशी के दिन ही इसका आयोजन किया जाता है। विधि क्या है? विधि है बस्तर दशहरा उत्सव के दौरान राजमहल परिसर या किसी खुले प्रांगण में मौर्य दरबार लगाया जाता है। इसमें बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों से जनजाति प्रतिनिधि, मांझी, चालकी, पुजारी और ग्रामीण सम्मिलित होते हैं। राज परिवार और प्रशासनिक अधिकारी भी इस दरबार में उपस्थित रहते हैं। राज परिवार भी क्यों? क्योंकि राजशाही परंपरा के तहत, और प्रशासनिक अधिकारी क्यों? लोकशाही के तहत ये सभी उपस्थित रहते हैं। दरबार में पारंपरिक तरीके से मां दंतेश्वरी की आराधना की जाती है। इसके बाद समाज से जुड़े मुद्दे, रीति रिवाजों और दशहरा आयोजन से संबंधित निर्णयों पर चर्चा की जाती है। कार्यक्रम में लोकगीत, पारंपरिक नृत्य और जनसंवाद भी होते हैं। अब इसका महत्व क्या है? मौर्य जनजाति समाज की एकता और सहयोग का प्रतीक है। बस्तर दशहरा में लोक और राज सत्ता के समन्वय का माध्यम है। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मुद्दों का है। यह परंपरा लोकशाही और सामाजिक न्याय की भावना को दर्शाती है। जनजाति संस्कृति, भाषा और परंपराओं के संरक्षण का माध्यम है। राजा और प्रजा के बीच संवाद का ऐतिहासिक मंच। सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व, मौर्य दरबार में जनजाति लोक कला, नृत्य, वेशभूषा का प्रतीकात्मक है। इसके अलावा यह बस्तर की लोक संस्कृति और जनसत्ता के अद्भुत मेल को भी दर्शाती है। ये मौर्य दरबार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब जैसे ये आप देख सकते हैं इस बार का मौर्य दरबार, जिसमें स्वयं गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे। गृह मंत्री से मांग की गई कि बस्तर के वनों का संरक्षण किया जाए। गृह मंत्री ने इसके लिए आश्वस्त किया। वहीं नक्सल समस्या पर भी उन्होंने आश्वासन दिया कि 2026 तक हम बस्तर को नक्सल मुक्त कर देंगे। जिसके बाद से ये भी कहा गया वहां के आदिवासियों के द्वारा कि अगर आप नक्सलवाद की बात करते हैं तो बस्तर की जो कटाई हो रही उस पर भी कहीं ना कहीं अमित शाह को कटाक्ष करने का प्रयास किया गया। ये लोकतंत्र की खूबसूरती का प्रतीक था कि कैसे देश के गृह मंत्री को एक आम नागरिक इस बात पर सुना देता है कि वे बस्तर में जंगल की कटाई नहीं रोक पा रहे हैं, पर्यावरण का जो दोहन हो रहा है उसे नहीं रोक पा रहे हैं। यह लोकतंत्र की खूबसूरती का प्रतीक है। पर छत्तीसगढ़ में मौर्य दरबार में इस चीज को स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि लोकशाही और राजशाही के कैसे समन्वय इस दरबार में देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। मौर्य दरबार के बाद हम चर्चा करते हैं कुटुंब यात्रा और विदाई की। कुटुंब यात्रा बस्तर दशहरे के अंतिम दिन मनाई जाती है, जब क्या होता है कि जिस जिस देवी देवताओं को विभिन्न गांव से देवी देवताओं के आवाहन किया जाता है, इस दशहरा के लिए विभिन्न गांवों से देवी देवताओं को डोली में बैठाकर बस्तर दशहरे के लिए आमंत्रित किया जाता है। उनको अब पूजा पाठ के साथ उनके गृह ग्राम के लिए
विदा किया जाता है या सम्मान पूर्वक विदाई दी जाती है। अब यह रस्म सामाजिक एकता, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। इसका जो अवसर होता है वो होता है अश्विन शुक्ल तेरस के दिन। कब? अश्विन शुक्ल तेरस के दिन होता है। अब इसका जो स्थान है वो है बंगाराम चौक के पास, पथरागुड़ा मार्ग पर, बावसगुंडा तालाब के समीप। वहीं पर काछन जात्रा परंपरा का निर्वहन किया जाता है। विधि क्या है? देवी देवताओं का एकत्रीकरण किया जाता है। विभिन्न गांव से आए देवी देवताओं को एक साथ या अलग अलग डोली में बैठाकर उनको विदा किया जाता है। उसके बाद धार्मिक सांस्कृतिक महत्व है अपने अपने। ये माना जाता है कि ये आप देख सकते हैं, ये देवी को विदा करने का है। ये जैसे आए थे डोली में बैठाकर उनको विदा किया जा रहा है। अब है गंगा मुंडा या मुंडा यात्रा या ओहाटी। गंगा मुंडा यात्रा, जिससे ओहाड़ी भी कहते हैं, बस्तर दशहरे के समापन पर आयोजित होने वाली एक विशेष पूजा है। इस दिन मावली माँ की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें विदाई दी जाती है। ठीक, मावली पर गांव में क्या होता है, मावली माता को आमंत्रित किया जाता है। अब एक सामान्य सी परंपरा है कि अगर आपके घर में कोई विवाह होता है तो विभिन्न रिश्तेदार आते हैं। विभिन्न रिश्तेदार आते हैं तो उनके विवाह कार्यक्रम के बाद उनको विदा कर दिया जाता है। लेकिन अक्सर आपकी मौसी रुक जाती है। कोई भी कार्यक्रम हो, मौसी अक्सर रुक जाती है और मौसी हमेशा काम को समेट कर निपटा कर घर से जाती है। ठीक वैसी मावली माता भी है। सारे जो रिश्तेदार या देवी देवता जो आमंत्रित किए गए थे उनको विदा किया गया। उसके अगले दिन मावली माता को भी विदा किया जाता है। ये कहलाता है गंगा मुंडा यात्रा या ओहाड़ी। इसकी जो तिथि है वो है अश्विन शुक्ल त्रयोदशी के दिन प्रातः काल पे। कहां पे? गंगा मुंडा तालाब के पास में। ठीक, अब है आगे बढ़ते हैं। इसकी विधि क्या है? पूजा अर्चन मावली माँ की पूजा की जाती है। बलि अर्पण की जाती है देवी को। उसके बाद मावली माई को सम्मानजनक विदाई दी जाती है और उन्हें नए वस्त्र पहनाकर उनके निवास स्थान की ओर भेजा जाता है। महत्व आप बेहतर तरीके से बता लेंगे, इस बार मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका सांस्कृतिक महत्व भी है जिसे आप बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। अब बस्तर दशहरे का धार्मिक महत्व, इसको आपने पूरे वीडियो में समझने का प्रयास किया और आप इतने विवेकवान हैं कि आप इस पर स्वयं से चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद है दशहरा का धार्मिक महत्व, उस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। सांस्कृतिक महत्व, आप उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। कुल मिलाकर हमने बस्तर दशहरा के एक एक परंपरा को एक एक तहत हमने उसका परिचय समझने का प्रयास किया, हमने उसके अवसर समझने का प्रयास किए, हमने उसके उद्देश्य समझने का प्रयास किए, हमने उसकी विधि समझी, उसका महत्व समझा और उसका सांस्कृतिक महत्व समझा। इवन हमने उनसे जुड़े चित्रों को भी आपसे साझा किया ताकि आप इस बस्तर दशहरे को बेहतर तरीके से समझ सके। इस बार हमने बस्तर दशहरे को इस नाम से चुना क्योंकि पूर्व में भी ऐसे में आ चुका है और इस बार चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दशहरे में शामिल हुए हैं तो ये माना जा रहा है कि इस दशहरे से भी एक न एक सवाल आने की संभावना है। तो इस नाम से हमने इस विषय को चुना। अगला विषय कौन सा होना चाहिए, किस पर हम आपसे चर्चा करें, किस विषय पर आपसे बात करना आपके लिए उचित होगा। अगर आपको लगता है कि हम या किसी विषय पर लोगों को बता सकते हैं तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट बॉक्स पर उस चीज की जानकारी दे सकते हैं। या अगला वीडियो आप किस विषय का देखना चाहते हैं आप उस विषय को भी लिख सकते हैं। और उम्मीद है कि हम बहुत जल्द आपसे एक नए विषय नए वीडियो के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार।